हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग GK03। दोस्तों, आइए हम वर्ल्ड जियोग्राफी वीडियो सीरीज का ये दूसरा वीडियो आपके सामने लेके आए हैं। और इसमें हम चलिए फ्रेंड्स टोटल 25 MCQs को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर आप किसी भी कंपटीशन तैयारी कर रहे हो तो उसमें ज्योग्राफी का एक अलग इम्पोर्टेंस रोल होता है। ठीक है, तो आइए इस 25 MCQs को लगाते हैं और अपने प्रिपरेशन को और ज़्यादा बूस्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशालतम ग्रह है। पहला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विशालतम ग्रह है। ठीक है, तो क्या इसका ऑप्शंस है, ए बृहस्पति, बी शुक्र, सी शनि, डी यूरेनस। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो बृहस्पति। बृहस्पति क्या है, एक हमारे सौर मंडल का विशालतम ग्रह है। ठीक है, आप जानते हैं कि सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं वर्तमान में, तो कुल 8 ग्रह हैं। ठीक है, और जो सूर्य है वो क्या है, एक स्टार है। तो इस स्टार के चारों तरफ जो खगोलीय पिंड चक्कर लगाते हैं, सन के जो चारों ओर खगोलीय पिंड चक्कर लगाते हैं, इस सन के चारों ओर जो खगोलीय पिंड से चक्कर लगाते हैं ऐसे 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 ऐसे, इन्हें क्या बोलते हैं, इन सबको मिला के सूर्य और खगोलीय पिंड को मिला के सबको मिला के बोलते हैं सौर मंडल। ठीक है, और सूर्य के अगर छोड़ दें तो बाकी जितने खगोलीय पिंड चक्कर लगाते हैं सूर्य के चारों तरफ उनको ग्रह बोलते हैं। ठीक है, तो गाइस आप समझ गए, इन्हीं खगोलीय पिंड में से, इन्हीं ग्रह में से एक ग्रह है बृहस्पति, जो कि सबसे बड़ा ग्रह है, विशालतम ग्रह है। ठीक है, और जो बृहस्पति है वो कोई ठोस ग्रह नहीं, यानी वो कोई धरती, जैसे हम लोग धरती है ना पृथ्वी की ठोस है, लेकिन वो क्या है, वो गैसी ग्रह है। जो इसकी जितने भी उसका सरफेस है वो किससे बना है, वो गैस से बना है, वो गैसी सरफेस है, गैसी सतह है उसका। ठीक है, आप वहाँ पर अगर लैंड करेंगे तो आप धंस जाएंगे। ठीक है गाइज, तो आप इतना इन्फॉर्मेशन अपने पास रखिए। तो गाइज चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। गाइस एक और बात जान लेते हैं कि जो बृहस्पति है वो सूर्य से कितने नंबर पर पड़ती है। तो हम देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे मान लेते हैं सूर्य है। ठीक है, तो इस सबसे पास में कौन पड़ती है, यहाँ पे तो बुध पड़ती है, बुध पड़ता है। फिर उसके बाद कौन पड़ता है, शुक्र पड़ता है। फिर उसके बाद से पड़ता है दूरी में तो पृथ्वी हमारी पड़ती है। फिर उसके बाद पड़ता है तो मंगल ग्रह पड़ता है। फिर उसके बाद पड़ता है तो बृहस्पति पड़ता है। ठीक है, तो हमारी पृथ्वी से एक ग्रह यानी मंगल के बाद कौन पड़ता है, बृहस्पति पड़ता है। ठीक है, और सूर्य से देखा जाए तो सूर्य से ये पड़ता है 5वें नंबर पर बृहस्पति। ठीक है, ये पड़ता है 5वें नंबर पर, कौन, बृहस्पति पड़ता है। गाइस आप इतना इन्फॉर्मेशन अपने साथ रखिए। तो गाइस चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन पृथ्वी के आकार की तुलना में छोटे ग्रह हैं। ठीक है, तो बताना है। इसके ऑप्शंस हैं, ए अरुण व वरुण, बी वरुण व शुक्र, सी शुक्र व मंगल, डी वरुण व मंगल। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा गाइस। मैं एक बार फिर क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। तो क्वेश्चन है कि इनमें से कौन पृथ्वी के आकार की तुलना में छोटे ग्रह हैं। तो इसका ऑप्शंस हैं, ए अरुण व मंगल, बी वरुण व शुक्र, सी शुक्र और मंगल, डी वरुण और मंगल। तो गाइस इसका आंसर क्या होगा। अगर आप आंसर जानते हो तो अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं, और कुछ डाउट हो तो उसका डाउट को भी आप कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, शुक्र और मंगल। शुक्र और मंगल क्या है, पृथ्वी की तुलना में छोटे ग्रह हैं। ठीक है, पृथ्वी की तुलना में क्या है, छोटे ग्रह हैं। ठीक है, और पृथ्वी की परिक्रमा जो होता है ना, रोटेशन टाइम से भी क्या होता है, इन दोनों का टाइम ज़्यादा होता है। ठीक है, तो गाइस आप इतना बात समझ गए हैं। ठीक है, इस एक बार हम फिर देख लेते हैं इनका सीक्वेंस क्या है सूर्य से। तो पहले पड़ता है सूर्य के पास बुध पड़ता है। ठीक है, उसके बाद शुक्र पड़ता है। ठीक है, और उसके बाद पृथ्वी पड़ती है, और उसके बाद मंगल पड़ता है। ठीक है, तो अब हम इतना बस इस सीक्वेंस को जान लेते हैं कि पृथ्वी पड़ती कहाँ है। तो पृथ्वी शुक्र और मंगल ग्रह के बीच में पड़ती है। ठीक है, और शुक्र और मंगल ग्रह के जो आकार है वो क्या है, छोटा है, किससे, पृथ्वी से। ठीक है गाइस, इतना आप समझ गए ना। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, तो गाइस हमारा अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है। ठीक है, सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, ठीक है ना, कौन है। तो इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। ए कह रहा है शनि, बी कह रहा है यूरेनस, सी कह रहा है पृथ्वी, और डी है मंगल। तो आपके अनुसार इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शनि। ठीक है, सौर मंडल के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है ना वो कौन है, तो शनि है। ठीक है, तो गाइस इसके बाद थोड़ा इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। फिलहाल वर्तमान में जो सौर मंडल में जो सबसे बड़ा दूसरा ग्रह है शनि,
उसके सबसे अधिक वर्तमान में क्या है, तो उपग्रह हैं। ठीक है, तो शनि के सबसे अधिक क्या है, तो उपग्रह हैं वर्तमान में सौरमंडल में। ठीक है, और शनि कितने नंबर पर पड़ता है, अगर बात करें तो पृथ्वी से सन से, तो यहाँ पे मान लेते हैं सन है। ठीक है, यहाँ मान लेते हैं यहाँ पे सन है, और ये पहला बुध पड़ता है, दूसरा शुक्र पड़ता है, तीसरा पृथ्वी पड़ता है, चौथा मंगल पड़ता है, पांचवा बृहस्पति पड़ता है, छठा शनि पड़ता है। ठीक है, छठा क्या पड़ता है, शनि पड़ता है। ठीक है ना, तो इतना आप अपने पास रखिए इन्फॉर्मेशन। अगर बात करें कि शनि का जो सबसे बड़ा उपग्रह है उसका नाम क्या है, तो शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह का नाम है टाइटन। ठीक है, और जो बृहस्पति जो सबसे बड़ा हमारा ग्रह है ना सौरमंडल का, इसका सबसे बड़ा उपग्रह का नाम क्या है, तो इसके सबसे यानी बृहस्पति के सबसे बड़े उपग्रह का नाम क्या है, तो उसका नाम है गैनीमेड। ठीक है, तो आप इतना समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को और इसके आसपास के कुछ इन्फॉर्मेशन को। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे गाइज। हमारा अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल के 4 सबसे विशाल ग्रह अवरोही क्रम में हैं। किस क्रम में हम करना है, तो अवरोही क्रम में होना चाहिए। ठीक है, इन ऑप्शंस में से, तो इसके ऑप्शंस हैं ए बृहस्पति, बुध, शनि और यूरेनस, बी है बुध, बृहस्पति, शनि और नेपच्यून, सी है बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ऑप्शन डी है बृहस्पति, बुध, शनि और नेपच्यून। तो गाइस इसका आंसर क्या होगा, अपना आंसर बताइए। आपको ईमानदारी से अपना आंसर को बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ठीक है ना, कह रहा है कि अवरोही क्रम में। ठीक ना, किस विशाल ग्रह, कहने का मतलब सौर मंडल की जो विशाल ग्रह हैं उनका अवरोही क्रम, यानी सबसे बड़ा कौन है, उससे छोटा कौन है, उससे छोटा कौन है और उससे छोटा कौन है, इस प्रकार के ऑर्डर में इनको हम को रखना है। ठीक है, तो सबसे बड़ा कौन है, तो बृहस्पति हो गया, फिर उससे छोटा कौन है, तो शनि हो गया, फिर उससे छोटा कौन है, तो यूरेनस हो गया, फिर उससे छोटा कौन है, तो नेपच्यून हो गया। ठीक है गाइस, तो हम आपको पहले ही इस पर चर्चा कर चुके हैं कि सबसे बड़ा जो ग्रह है, विशालतम ग्रह है सौरमंडल का, वो कौन है, वो बृहस्पति है, बृहस्पति ग्रह है। और उसके बाद से जो दूसरे नंबर का सबसे बड़ा है ग्रह वो कौन है, शनि है। ठीक है ना, और उसके बाद यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, बुध ग्रह के उपग्रहों की संख्या है। क्वेश्चन है कि बुध ग्रह के उपग्रहों की संख्या है, तो बताना है गाइस इसका आंसर क्या होगा। अगर आप आंसर जानते हो तो अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं, बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो बुध ग्रह के उपग्रह कितने हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 0, मतलब बुध ग्रह के एक भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, बुध ऑलरेडी सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है, और ये सूर्य के सबसे पास है, ठीक है, और ऑलरेडी क्या है, यहाँ ये छोटा ग्रह है, और इसका कोई भी उपग्रह जो इस ग्रह का चक्कर लगाता हो, कोई खगोलीय पिंड वैसा कुछ नहीं है। ठीक है ना, तो गाइज आप समझ गए होंगे कि बुध ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है अभी तक। ठीक है गाइज, अभी तक खोज भी उसकी नहीं हुई है और ना ही अभी तक है। ठीक है, तो गाइज चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई चांद नहीं है। निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई चांद नहीं है, यहाँ चांद से मतलब उपग्रह। ठीक ना, तो इसका ऑप्शन है ए मंगल, बी नेपच्यून, सी बुध और डी प्लूटो। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा वही बुध ग्रह। ठीक है ना, ऑप्शन बी। ठीक है, यानी बुध ग्रह का कोई भी चांद या उसको बोल सकते हैं उपग्रह नहीं है। ठीक है, चांद इसलिए बोला गया है ताकि हम इसको पृथ्वी के संदर्भ में देख रहे हैं। ठीक है, पृथ्वी का एक उपग्रह कौन है, तो चांद है। ठीक है, जिसको मून कहते हैं। तो इसी संदर्भ में हम उसको देख रहे हैं कि जो किस ग्रह का कोई भी चांद नहीं है, कोई भी उपग्रह नहीं है, तो वह है बुध, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो गाइस चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घाकार है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग वृत्ताकार है, मतलब सूर्य के चारों तरफ जो परिक्रमण जो मार्ग होता है वो दीर्घवृत्ताकार है। ये किसने सिद्ध किया है। ठीक है,
तो भाई इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्टली ऑप्शन डी। ठीक है, आपको देखना है, बस मार देना है। इन सबको आप यूँ समझिए कि इसको आप रट लीजिए। ये ऐसा क्वेश्चन तमाम परीक्षाओं में कभी न कभी हिट कर जाता है, पूछ देता है। ठीक है, और समझने की उसको रटने के साथ साथ समझने की भी ज़रूरत है। ठीक है, जो मैं अभी तो बता रहा था आपको, उनका जो फिगर बना के, उसका मैप बना के, ठीक ना, उसका स्ट्रक्चर बना के कैसे कैसे समझा जाए, कौन कहाँ पे है, कौन कितने नंबर पे आता है, ये सब पता होना चाहिए आपको। ठीक है इस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी केपलर ने क्या बताया था कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का, ठीक है, प्रत्येक परिक्रमण का जो मार्ग होता है वो क्या होता है, वो दीर्घ वृत्ताकार, काफ़ी दीर्घ होता है, वृत्ताकार होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केपलर। ठीक है, याद रखिएगा केपलर। तो गाइस चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखाई देते हैं। क्या क्वेश्चन है कि तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो इसके ऑप्शंस हैं दोस्तों, ऑप्शंस है ए, पूरा ब्रह्मांड पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रहा है। ठीक है, ऑप्शन 2 है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है। ऑप्शन सी है, पृथ्वी पूर्व से पश्चिम को घूम रही है। ऑप्शन डी है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्टली ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, जो पृथ्वी है वो क्या है, वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। यानी जब पृथ्वी, यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे सन है, और यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं कि ये पृथ्वी है, और ये पृथ्वी है, और इसका ये परिक्रमण कक्ष है। मतलब जो जिस रास्ते पे, जिस परिक्रमण पथ पे गमन करती है पृथ्वी, परिक्रमा करती है, वो ये गोला वाला उसका पथ है, दीर्घवृत्ताकार पथ है। ठीक है, तो कह रहा है कि तारे पूर्व से पश्चिम किस कारण दिखाई देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी, चूँकि क्या है कि पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। यानी जो पृथ्वी है ना, ये पश्चिम से पूर्व की ओर, ये मान लेते हैं कि पश्चिम है और ये पूरब है, तो ऐसे पृथ्वी घूमती है। ठीक है, ऐसे, ठीक है, ऐसे 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 पश्चिम से क्या होती है, पूर्व की ओर जाती है। ठीक है, ऐसे घूमती है। यानी कहने का मतलब क्या है कि हमको प्रतीत होता है कि जो सूर्य है ना, सूर्य होना है ना, वो पूरब से पश्चिम की ओर जा रहा है ना। जब पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है ना, तो हमको प्रतीत ये होता है कि सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर जा रहा है। ठीक है, आप समझ गए ना, तो यही इसका रीज़न है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है ये कि खगोल भौतिकी में, खगोल भौतिकी में, ठीक है, बाह्य अंतरिक्ष में परिकल्पित होल को जहाँ से तारे और ऊर्जा निकलती है का नाम दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूँ कि खगोल भौतिकी में बाह्य अंतरिक्ष में परिकल्पित होल को जहाँ से तारे और ऊर्जा निकलती है क्या नाम दिया गया है इनका। ठीक है, इसका ऑप्शन है ए, ब्लैक होल, ऑप्शन बी है ओजोन होल, ऑप्शन सी है एस्टेरॉयड बेल्ट, ऑप्शन डी है वाइट होल। तो भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं अगर आपको आंसर पता हो तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, क्या बोलते हैं, वाइट होल बोलते हैं। तो गाइज जब ये वाइट होल जब ठंडा पड़ता है ना, यानी जब ये गर्म होता है, काफ़ी ज़्यादा हीट होता है, तो क्या होता है, यहाँ से तारे और बहुत ज़्यादा ऊर्जा निकलती है। एक होल होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ से क्या होती है, जब ये हीट होता है, काफ़ी गर्म होता है, तो यहाँ से क्या होता है कि ऊर्जा अधिक मात्रा में निकलती है। ठीक है, लेकिन जब ये ठंडा पड़ता है ना, तो यही ब्लैक होल का रूप ले लेता है। क्या करता है, जब ये ठंडा होता है तो यही ब्लैक होल, जिसे बोलते हैं काला वामन, क्या बोलते हैं, काला वामन, ठीक ना, यही क्या होता है, ठंडा होकर ब्लैक होल का रूप ले लेता है। ठीक है, अभी हम 2019 के आसपास हमारे जो साइंटिस्ट थे वो क्या थे, पहली बार ब्लैक होल की तस्वीर लिए थे, आपने देखा होगा, और यहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी भी की थी। तो क्या चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, 8 ग्रहों में बुध सूर्य से कौन से स्थान पर स्थित है। तो इसके ऑप्शंस हैं पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा। क्या क्वेश्चन है, एक बार फिर पढ़ देता हूँ। 8 ग्रहों में से, यानी जो वर्तमान में सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, उन ग्रहों में से जो बुध है वो कौन सी स्थान पर आता है। तो इसके ऑप्शंस बताइए, पहले स्थान पर, के दूसरे स्थान पर, के तीसरे स्थान पर, के चौथे स्थान पर।
तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहले स्थान पर जो बुध होता है। आपसे मैंने पहले इसके ऊपर चर्चा और डिस्कस कर दिया था कि जो बुध होता है वो सूर्य के सबसे पास होता है, यानी जो सूर्य के सबसे पास होगा वो क्या होगा, पहले स्थान पर आएगा। ठीक है गाइस। अगर हम बात करें पृथ्वी की, तो पृथ्वी कौन से नंबर पे आता है, तो पृथ्वी सूर्य से तीसरे नंबर पर आता है। ठीक है, पहले नंबर पे कौन है, तो सूर्य से बुध है, दूसरे नंबर पे कौन है, तो शुक्र है, और तीसरे नंबर पे कौन है, तो हमारी पृथ्वी है। ठीक है गाइस, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पृथ्वी से कौन से खगोलीय पिंड की दूरी सबसे अधिक है। तो इसके ऑप्शंस देखे हैं आपके सामने है। ऑप्शन ए है शनि, बी है यूरेनस, सी है नेपच्यून और डी है प्लूटो। तो गाइस इसका बताइए आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्लूटो। ठीक है, जो प्लूटो है ना, ये खगोलीय पिंड है अंतरिक्ष में। ठीक है, कोई भी ऐसा द्रव्य जो विचरण कर रहा है उनको क्या बोलते हैं, हम खगोलीय पिंड बोलते हैं। ठीक है, तो जो प्लूटो है ये भी क्या है, एक खगोलीय पिंड है और सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर है। देख लेते हैं कहाँ पे है। तो यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे सूर्य है। ठीक है, पहले पे आता है इसके पास बुध, उसके बाद आता है शुक्र, उसके बाद आता है पृथ्वी, उसके बाद आता है मंगल, उसके बाद आता है बृहस्पति, उसके बाद आता है शनि, उसके बाद आता है यूरेनस, उसके बाद आता है नेपच्यून, फिर उसके बाद आता है प्लूटो। गाइस 2006 से पहले 2006 तक जो प्लूटो था ये हमारे ग्रह की श्रेणी में रखा जाता था। लेकिन 2006 में, अगस्त 2006 में जो अंतर्राष्ट्रीय खगोल जो है यूनिट, ठीक है, जो IAU है, इन्होंने क्या किया था कि जो प्लूटो को है ना, जो हमारे सौर मंडल के ग्रह हैं, ग्रह की श्रेणी से बाहर निकाल दिया था। और तब से प्लूटो को हम ग्रह की श्रेणी में नहीं रखते हैं और उसको ग्रह नहीं मानते हैं। तो क्या समझ गए। तो सबसे अधिक दूरी पे कौन है सूर्य से, तो देख लीजिए प्लूटो है। कौन है, प्लूटो है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे गाइस। हमारा अगला क्वेश्चन है, बृहस्पति का द्रव्यमान है लगभग, क्या क्वेश्चन है कि बृहस्पति का द्रव्यमान कितना है लगभग। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस हैं, ए सूर्य के द्रव्यमान का 10वां भाग, ऑप्शन बी है सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग, ऑप्शन डी है सूर्य के द्रव्यमान का 100वां भाग, ऑप्शन डी हमारा है सूर्य के द्रव्यमान का आधा भाग। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी। ठीक है, यानी सूर्य के द्रव्यमान का ना 1000वां भाग जो है वो पृथ्वी का द्रव्यमान है। अब बताइए सूर्य का द्रव्यमान कितना ज़्यादा है। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं कि पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो सूर्य के द्रव्यमान का तो कई लाख गुना, कई लाख भागा होगा। मतलब सूर्य के द्रव्यमान अगर हम बांट दें कई लाखों में, तो उनमें से कहीं एक भाग किसका होगा, पृथ्वी का होगा। ठीक है गाइस, तो आप इतना समझ गए। तो ऐसे ही जो पृथ्वी का द्रव्यमान है, ठीक है, वो सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग है। यानी हम सूर्य के द्रव्यमान को अगर हम 1000 भागों में बांट दें तो उसमें से कोई एक जो द्रव्यमान होगा ना वो किसका होगा, वो पृथ्वी का होगा गाइस। तो ऐसे समझ गए ना। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। सॉरी, पृथ्वी का नहीं, मैंने गलती बोल दिया, बृहस्पति का होगा। ठीक है गाइस, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, जिसके ऑप्शन आपके सामने है। पहला बृहस्पति है, दूसरा बुध है, तीसरा यूरेनस, चौथा शुक्र। तो बताइए आपका आंसर क्या होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शुक्र। ठीक है, शुक्र क्या है, सौर का सबसे चमकीला ग्रह है। शुक्र के बारे में कुछ जान लेते हैं इन्फॉर्मेशन। शुक्र को बोलते हैं सुबह और सांझ का तारा बोलते हैं। ठीक है, हम इसको पृथ्वी की भगनी बहिनी बोलते हैं। ठीक है, और ये सबसे चमकीला ग्रह है और इसके इन्वायरमेंट में काफ़ी ज़्यादा H2SO4 की मात्रा है। ठीक ना, गैसीय मात्रा है। ठीक है, और यहाँ पे काफ़ी इसकी जो इन्वायरमेंट है काफ़ी काला काला है। ठीक है, और ये काफ़ी इसका इन्वायरमेंट गर्म रहता है। ठीक है ना, काफ़ी ज़्यादा गर्म रहता है। यहाँ तक कि बुध से भी इसका जो इन्वायरमेंट होता है ये काफ़ी ज़्यादा हीट रहता है। ठीक है, इसका शुक्र का। ठीक है दोस्तों, शुक्र के रिसर्च के लिए, ठीक है, 2024 तक, ठीक है, ये भारत भी अपना प्रयास करेगा कि वहाँ तक हम अपना स्पेसशिप कुछ भी वहाँ पे रिसर्च के लिए भेज सकें। और वहाँ तक जाने के लिए आदित्य L1 करके, ठीक ना, एक मिशन लॉन्च किया जा रहा है आने वाले दिनों में। ठीक है, तो गाइस आप समझ गए इतना कि सौर मंडल का सबसे जो चमकीला ग्रह कौन सा है, वो
शुक्र है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। सो गाइस, एक और इसमें एक इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ पे क्या होता है कि सबसे अधिक क्या होता है, लगभग CO2 की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है इसके इन्वायरमेंट में, और इसी वजह से इसका जो इन्वायरमेंट होता है काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है गाइस। समझ गए? चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है गाइस, सौर मंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो गाइस इसके जैसे पीछे का क्वेश्चन था वैसे भी क्वेश्चन है। तो मैंने बताया जैसे, तो सौर मंडल में सबसे जो गर्म ग्रह है वो है शुक्र। ठीक है, शुक्र है। वहाँ पे गर्मी कितनी वजह क्या है, क्योंकि वो जो इसके इन्वायरमेंट में ना सबसे बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है, जिस वजह से क्या होता है उसका इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। ठीक है, देखिए गाइस कितना बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, यानी मैंने जितना क्वेश्चन आपको कराया है ना, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, यानी ये ऐसी चांस और संभावना बनती है कि फिर आने वाले एग्जामिनेशन में इस क्वेश्चन को रिपीट कर सकता है। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन उठा सकता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को बौना ग्रह माना जाता है? इसका ऑप्शन है पृथ्वी, बी है बृहस्पति, सी है प्लूटो, डी है शनि। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लूटो। इसे क्या बोलते हैं, इसको बौना ग्रह माना जाता है। ठीक है, आप जानते हैं कि जो प्लूटो है वो सन से सबसे अधिक दूरी पर है। ठीक है, और फिलहाल जो ये है ना प्लूटो, ये ग्रह नहीं है, ये इसको ग्रह की श्रेणी से 2006 में ही निकाल दिया गया था। ठीक है गाइस, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। गाइस हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि सौर मंडल में कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? इसके ऑप्शंस हैं, ए मरकरी यानी बुध, बी है मंगल यानी मार्स, सी है शुक्र यानी वीनस, और डी है प्लूटो। तो भाई इसका आंसर क्या होगा, अपना आंसर बताइए। अगर आंसर पता हो तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भाई चूँकि जो है ना, जो शुक्र है ना, इसका जो बनावट आकार जो है ये सेम लगभग पृथ्वी के जैसे ही है, इसलिए हम इसको लगभग पृथ्वी जितना बड़ा ही मानते हैं। और कहते भी हैं कि जो शुक्र है वो पृथ्वी की जुड़वा बहन है। ठीक है, हम इसको सिस्टर्स प्लेनेट कहते हैं, पृथ्वी का सिस्टर प्लेनेट कहते हैं। ठीक ना, शुक्र को। और भी मैंने बताया कि शुक्र का जो अपना इन्फॉर्मेशन कि शुक्र को भोर का तारा, सांझ का तारा। ठीक है, और क्या है, शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है। गाइस चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि चांद की तरह प्रावस्थाएं दिखाने वाला ग्रह है। क्या क्वेश्चन है, कह रहे हैं चांद की तरह प्रावस्थाएं दिखाने वाला ग्रह कौन सा है? तो इसके ऑप्शंस हैं, ए शुक्र, बी है प्लूटो, डी है सी बृहस्पति, और डी है मंगल। तो भाई इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, जो चांद की तरह प्रवस्था है, यानी कहने का मतलब जो चांद की तरह दिखता हो, चांद की तरह बिहेव करता हो, चांद की तरह सब चीज़ उसका क्या हो, लगभग चांद की तरह ही होता हो। चांद क्या होता है, चमकता है। ठीक है, चांद क्या है, ग्रहीय चक्कर लगाता है। ठीक है, तो गाइस लगभग सेम क्या होता है, चांद की तरह प्रवस्थाएं दिखाता है कौन? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शुक्र। शुक्र क्या है, एक चमकीला ग्रह है, और चांद भी क्या है, एक चमकीला उपग्रह। ठीक है, हालांकि ये इनका अपना चमक नहीं है, ये चमक किससे पाते हैं, सूर्य से पाते हैं। ठीक है, तो गाइस चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, सूर्य या चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की छाया कितने भागों में विभाजित हो जाती है? क्या क्वेश्चन है, कह रहा है कि सूर्य या चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की छाया कितने भागों में विभाजित हो जाती है? तो इसके ऑप्शन से, ए 5 भागों में, ऑप्शन बी है 2 भागों में, ऑप्शन सी है 4 भागों में, ऑप्शन डी है 3 भागों में। तो गाइस इसका बताइए आंसर क्या होगा, जब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण लगता है, जो पृथ्वी की छाया होती है कितने भागों में बढ़ जाती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 2 भागों में। ठीक है, तो गाइस ये 2 भाग कौन कौन है? जो पहला भाग है उसको बोलते हैं अम्बरा, क्या बोलते हैं, अम्बरा बोलते हैं। ठीक है, और जो दूसरा जो भाग है उसको बोलते हैं पेनम्बरा, क्या बोलते हैं, पेनम्बरा। ठीक है, ये पृथ्वी की 2, ठीक ना, छाया होती हैं। जब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण लगता है तो पृथ्वी की इन्हीं 2 छाया में क्या होती है, वो छाया पट जाती है। कौन कौन, एक अम्बरा और दूसरा पेनम्बरा। ठीक है ना, यहाँ पे कोई जैसे एनिमेशन नहीं था कि मैं आपको बता सकूँ अच्छे से कि कैसे चंद्रग्रहण लगता है और कैसे मतलब उसकी 2 छाया कहाँ कहाँ होती हैं। ठीक है, तो इस पर बताना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है इस पर। ठीक है, इसके लिए आपको एनिमेशन थोड़ा सा देखना पड़ेगा उसका। ठीक है, हम इतना बता सकते हैं कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगता कैसे है। देखिए गाइस, सूर्य ग्रहण कब लगता है? ठीक है, सूर्य ग्रहण
कब लगता है, इसको देख लेते हैं। सूर्य ग्रहण, ठीक है, सूर्य ग्रहण, ठीक है। यानी क्या होता है ना कि जब पृथ्वी, ठीक है, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में ना जब चंद्रमा आ जाता है तो क्या लगता है, तो उसको हम बोलते हैं सूर्य ग्रहण। देखिए जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे सन है, ठीक है, यहाँ पे सन है और यहाँ पे पृथ्वी है, ठीक है। और सपोज करिए, सपोज क्या, वो तो सही बात है कि पृथ्वी का जो चक्कर लगाता कौन है, वो चांद है, यहाँ पे चांद है, ठीक है। ये सन है, ये पृथ्वी है और इसका जो चक्कर लगा रहा है कौन, वो चांद है, ठीक है। तो गाइज एक बात ध्यान से देखिएगा, सन ऐसे चक्कर लगा रहा है, ऐसे, ऐसे और ऐसे, ठीक है। और ये सॉरी सन नहीं, चांद चक्कर लगा रहा है पृथ्वी का, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो ये पृथ्वी है और ये सन है, तो हम सन को कहाँ से देखते हैं पृथ्वी से, ठीक है। तो हमको अगर पृथ्वी और सूर्य के बीच में कुछ नहीं है तो हमको सन एकदम अच्छे से और पूरा अच्छे से दिखाई देता है। लेकिन अगर बात करें कि ये जो यहाँ पे चंद्रमा है ये ऊपर चला जाए और पृथ्वी और सन के बीच में एकदम बीचों बीच आ जाए, ठीक है, ऐसे यहाँ पे एकदम आ जाए बीचों बीच यहाँ पे, तो क्या होगा, हमको ये सन का ये जो एकदम जो दिखता है पृथ्वी से सामने वाला पार्ट वो दिखाई नहीं देगा। सिर्फ कुछ ही जो है ना, ये ऊपर का जो होता है ना कोरोना वाला, एकदम जो ऊपर का पतला छल्ला दिखाई देता है, लेकिन जो बीच का पार्ट होता है सूर्य का वो दिखाई नहीं देता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ गई होती है और चंद्रमा क्या होती है, सूर्य का पूरा हिस्सा ढक ली होती है, ठीक है। आप समझ गए? तो इसी को क्या बोलते हैं, चंद्र ग्रहण बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया। चलते हैं हम देखते हैं, सॉरी चंद्र ग्रहण नहीं, इसको सूर्य ग्रहण बोलते हैं, मैंने थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है। क्या बोलते हैं, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में क्या आ जाती है, ये चंद्रमा आ जाती है और एकदम ठीक इन दोनों के बीचों बीच होती है, तो हम सूर्य का जो पार्ट दिखता है अच्छे से वो दिखाई नहीं देता है, ठीक है। और सिर्फ उसका जो छल्ला होता है कोरोना जिसको बोलते हैं वो दिखाई देता है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सूर्य ग्रहण बोलते हैं, कि सूर्य पर ग्रहण लग गया है, ठीक है। चलते हैं अपने अगला जो हम लिखेंगे वो क्या है, चंद्र ग्रहण। तो चंद्र ग्रहण कब होता है गाइस, चंद्र ग्रहण कब होता है, तो देखिए ये सपोज करिए कि ये चंद्रमा है, ठीक है, ये क्या है, चंद्रमा है और ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये क्या है, पृथ्वी है। और मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, सन है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, सन है। तो आप जानते हैं कि जो चंद्रमा होता है चमकता है किससे, सन से, रोशनी को सन से जो है एनर्जी ऑब्जर्व करता है, तब क्या होता है, रात में चमकता है, दिन में नहीं चमकता है। बिकॉज दिन में क्या होता है कि सन की जो लाइट से पूरी दुनिया जगमग होती है, इसलिए चंद्रमा का अपना लाइट ना होने की वजह से नहीं चमकता है, ठीक है। तो आप समझ गए हो कि जब रात होती है तो क्या होता है कि चंद्रमा हमारे सामने होता है, लेकिन जो सूर्य होता है वो पृथ्वी किसी और हिस्से में होता है, तो वहाँ से इसको लाइट मिलता है, ठीक है। तो हमको वहाँ से लाइट मिलता है चंद्रमा को, तो क्या होता है, चंद्रमा से वो लाइट, सूर्य की लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास पृथ्वी तक आता है, तो हम इसको देखते हैं कि चंद्रमा चमक रहा है, ठीक है। तो ये पृथ्वी हो गई, ठीक है गाइज, और ये चंद्रमा हो गया और ये सूर्य हो गया। तो गाइज क्या होता है ना कि जो ये चंद्रमा है, ठीक है ना, इसकी स्थिति कभी कभी ऐसी होती है कि ये सूर्य और ठीक ना पृथ्वी के एकदम पहले पड़ जाता है। यानी कहने का मतलब क्या होता है कि चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी का आना हो जाता है कभी कभी, समझ रहे बात को। जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में, सॉरी, जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में, जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में जब पृथ्वी आके एकदम सीधी लाइन में खड़ी हो जाती है, ठीक है, तो क्या होता है कि सूर्य से चंद्रमा को लाइट नहीं मिल पाता है। बात समझ रहे हैं, सूर्य से क्या होता है, चंद्रमा को लाइट नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम कहते हैं कि चंद्र पर ग्रहण लग गया है, यानी चंद्र ग्रहण हो गया है, ठीक है। ये चंद्रमा को लाइट कहाँ मिलता है, इतना समझ लीजिए कि सूर्य से लाइट मिलता है तब चंद्रमा चमकती है, चंद्रमा का अपना कोई लाइट नहीं है, ठीक है। चंद्रमा भी एक उपग्रह है, ठीक है, और जिन खगोलीय पिंड का अपना कोई लाइट प्रकाश नहीं होता है उनको हम ग्रह या उपग्रह बोलते हैं। अगर और जिन खगोलीय पिंड का अपना प्रकाश होता है उनको हम स्टार बोलते हैं, सन, जैसे सन है, ठीक है। तो आप समझ गए कि चंद्र ग्रहण में क्या होता है कि जब चांद की कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि चांद और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है,
ठीक है। तो क्या होता है, सूर्य का जो प्रकाश आना होता है चांद पे, जिससे चांद चमक सके, वो प्रकाश नहीं आ पाता है। ठीक है, वो प्रकाश के रास्ते में क्या आ जाता है, पृथ्वी आ जाती है। ठीक है, इसलिए हमको पृथ्वी से जो चांद दिखता है वो पूरा दिखाई नहीं देता है। ठीक है, कभी कभी कटा कटा, कभी कभी साफे नहीं, ऐसे हमको प्रतीत होता है। ठीक है, तो हम समझ गए इतना। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे गाइज। सो फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा तारा है। क्या क्वेश्चन है कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा तारा है। तो इसके ऑप्शंस हैं आपके सामने, सूर्य, बी अल्फा सेंचुरी, सी ध्रुव और डी चित्रा। तो इसका आंसर बहुत ही ईजी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। सूर्य क्या है, पृथ्वी के नज़दीक सबसे, यानी पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है तारा, स्टार। वो कौन है, वो सन है। सन क्या है कि स्टार है, इतना आप समझ लीजिए कि सन क्या है, स्टार है, और पृथ्वी के सबसे नज़दीक ही पाया जाता है। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी सन। ठीक है, बात करें कि सूर्य के सबसे नज़दीक कौन स्टार है, तो वो है अल्फा सेंचुरी। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में गाइज। दोस्तों यहाँ पे जो ये लिखा है अल्फा सेंचुरी, अल्फा सेंचुरी ना होके यहाँ पे होना चाहिए क्या, यहाँ पे होना चाहिए प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, क्या होना चाहिए, प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, ये क्या है, प्रोक्सिमा सेंचुरी, ये क्या है, सूर्य के नज़दीक सबसे, ठीक है, स्टार है, तारा है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे हम गाइस। कह रहा है कि सूर्य की पृथ्वी से लगभग दूरी मिलियन किलोमीटर में कितनी है। तो इसके ऑप्शंस हैं, ए 150, ऑप्शन बी है 98, ऑप्शन सी है 128, ऑप्शन डी है 180। तो वैसे बताना है कि पृथ्वी का सूर्य से जो दूरी है लगभग कितनी है, यानी 150 मिलियन किलोमीटर दूरी है, या 98 किलोमीटर दूरी है मिलियन में, या 128 मिलियन किलोमीटर दूरी है, या डी 180 मिलियन किलोमीटर दूरी है। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, 150, यानी इसको हम सिर्फ बात करें करोड़ में तो लगभग कितना, 15 करोड़, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूरी है सूर्य से पृथ्वी की गाइस। ठीक है, तो आप समझ गए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और अंतिम क्वेश्चन हमारा है। सो गाइस हमारा अंतिम और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, सूर्य का पृष्ठीय तापमान आंका गया है। ठीक है, देखिए इसको आंका गया है, इसको कोई जाके मापा नहीं है, बिकॉज सूर्य क्या है, बहुत ही धधकता आग का गोला है, वहाँ पे कोई पहुँच नहीं सकता इंसान। ठीक है, इसलिए उसको आंका गया है, मैंने उसका अनुमान लगाया गया कितना है। तो इसका ऑप्शंस है आपके सामने, ए है, ठीक है, 6000 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है 12000 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है 18000 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी है 24000 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, 6000 डिग्री सेल्सियस उसको आंका गया है। ठीक है, ये कोई अप्रूव्ड नहीं है कि 6000 ही होगा, उसको आंका गया है। कोई जाकर वहाँ पे वो क्या बोलते हैं, डिग्री सेल्सियस या फिर फ़ारेनहाइट पैमाना जाकर कोई मापा नहीं है। ठीक है, कि इसका तापमान इतना है, उसका तापमान उतना है। ठीक है, वहाँ पे तापमान बढ़ता घटता रहता है। ठीक है, और वहाँ पे सूर्य के पास तापमान और जो ऊर्जा के कारण क्या है, क्योंकि वहाँ पे सूर्य में हीलियम और हाइड्रोजन गैस की बहुलता होती है, वही क्या होता है, उनका संलयन होता है, तो और अधिक मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस होती है गाइस। ठीक है, तो आपने इतना 25 क्वेश्चंस का एमसीक्यूज लगाया गाइस। अगर आप इसको बार बार इस वीडियो को देखते हैं, पॉज करके हर एक क्वेश्चन को समझते हैं, देखेंगे, तो आपका अभी ये 2500 क्वेश्चन का क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, और तमाम यहाँ से 3 या 4 क्वेश्चन ज़रूर आएगा। ठीक है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसमें इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गाइस चलते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा अगर आपको पसंद आया हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों में तो इसको 100% शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो गाइस चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।